हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इस चैप्टर में हमने इनकम इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में भी पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, प्राइस इफ़ेक्ट यानी कि कीमत प्रभाव। इन दो हेडिंग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार का परिवर्तन आता है, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का मतलब है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है। क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो भी डायग्राम बनाते हैं दो वस्तुएं लेते हैं, उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ता की मौद्रिक आय जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय या मॉनेटरी इनकम में इस प्रकार से परिवर्तन आता है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे, यानी कि उसकी रियल इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा। जो वस्तु महंगी है उसकी मात्रा को कम कर देगा और दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ा देगा। जब उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दोबारा से सुनो क्या मैंने बताया, ध्यान से सुनो, इम्पॉर्टेंट है कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम में इस प्रकार का परिवर्तन आता है। क्योंकि मान लो वस्तु की कीमत कम हो गई तो उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम, उसकी मौद्रिक आय बढ़ जाएगी। तो उपभोक्ता क्या, लेकिन उसकी वास्तविक आय को हमें स्थिर रखना है, उसकी रियल इनकम को हमें कांस्टेंट रखना है। रियल इनकम को कैसे कांस्टेंट रखा जाता है? जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी आपने इतना याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन हमें उपभोक्ता की रियल इनकम को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा? महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन करेगा। जब उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, इसी को ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। तो आपको क्या पता चला? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन आने के कारण वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताता है। वस्तु की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? महंगी वस्तु के स्थान पर वो सस्ती वस्तु का सब्स्टिट्यूशन करता है, यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, फिर इसका हम डायग्राम बनाएंगे। मान लो एक कंज्यूमर की इनकम 4 रुपये है, वो इस 4 रुपये से दो वस्तुओं को खरीदता है। एप्पल को खरीदता है, मान लो वो एप्पल खरीदता है और संतरे खरीदता है 4 रुपये से। संतरे की कीमत 50 पैसे है पर ऑरेंज, और एप्पल की कीमत 1 रुपया पर एप्पल है। अब वो 4 रुपये किस तरह से खर्च करेगा? 4 रुपये, मान लो वो 4 रुपये में से 2 रुपये एप्पल के ऊपर खर्च करता है, यानी कि 2 एप्पल खरीद लेता है, और जो बचे हुए 2 रुपये हैं उससे 4 संतरे खरीद लेता है, उसके 4 रुपये खर्च हो गए। अब हम ये मान के चलते हैं कि मान लो सेब की कीमत कम हो गई, पहले 1 रुपया पर सेब था, अब सेब की कीमत कम होकर 50 पैसे पर एप्पल हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यदि वह पहले जितने सेब और संतरे खरीदे, यानी कि 2 सेब खरीदे तो 2 सेब अब 1 रुपये के आ गए, 4 संतरे खरीदे तो 2 रुपये के आ गए, टोटल उसके कितने रुपए खर्च हुए? टोटल 3 रुपये खर्च हुए। अब उपभोक्ता के पास 1 रुपया बच गया क्योंकि उसकी इनकम 4 रुपये है। अब सेब सस्ते हो गए तो उतनी ही क्वांटिटी जितने वो पहले खरीद रहा था, अब वो उतनी ही क्वांटिटी अगर खरीदता है तो उसका 1 रुपया बच जाता है। तो हम कहेंगे जो 1 रुपया बचा, हम कहेंगे कि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन में
इफेक्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है, क्योंकि वो एक रुपया जो उसका बढ़ा हुआ है, उससे वो पहले से भी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमें क्या करना है, उपभोक्ता की वास्तविक आय को तो स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है। यानी कि जो उसके पास अब 1 रुपया बचा है, वो बचे हुए रुपए को हम क्या करेंगे, उससे वापस ले लेंगे। किस तरह से वापस लेंगे, ये हम डायग्राम में समझेंगे कि बचा हुआ रुपया उसका कैसे वापस लिया जाता है, क्योंकि उसकी हमें रियल इनकम को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा। यानी कि अब एप्पल सस्ते हो गए हैं तो एप्पल की क्वांटिटी को वो बढ़ा देगा। ऑरेंज का रेट तो पहले जितना ही है, तो एप्पल की क्वांटिटी को वो बढ़ा देगा और ऑरेंज की क्वांटिटी को कम कर देगा। इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। जो वस्तु सस्ती हो गई, पहले महंगी थी, सस्ती हो गई, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा और दूसरी वस्तु की क्वांटिटी जिसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, उसकी क्वांटिटी को वो कम कर देगा। इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये प्रतिस्थापन प्रभाव है, इसको 2 तरह से मापा गया है। इसकी मेज़रमेंट 2 तरह से की गई है। कैसे की गई है, एक स्लट्सकी मेज़रमेंट हम पढ़ेंगे। स्लट्सकी इकोनॉमिस्ट है, स्लट्सकी ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का माप कैसे किया है। दूसरा हिग्स, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मेज़रमेंट कैसे किया है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्लट्सकी मेज़रमेंट, यानी कि स्लट्सकी ने प्रतिस्थापन प्रभाव किस तरह से कैलकुलेट किया है, ये हमने डायग्राम से समझना है। स्लट्सकी ने प्रतिस्थापन प्रभाव को किस तरह से मेज़र किया है, इसके लिए ये डायग्राम है। स्लट्सकी मेज़रमेंट एक्स एक्सिस पर मान लो हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम मान लो ले लेते हैं एप्पल, ये एप्पल्स ले लिया हमने। वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं ऑरेंजेस। किस तरह से मेज़र किया है, मान लेते हैं शुरू में ये हमारी है, ये हमारी प्राइस लाइन है, कीमत रेखा है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये कीमत रेखा प्राइस लाइन है ए और बी। इसके ऊपर एक हमने इंडिफरेंस कर्व यहाँ बना लिया, ये इंडिफरेंस कर्व बनाया, आई सी हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया। इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को जहाँ टच कर रही है इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाल दी तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंज्यूमर एप्पल की कितनी क्वांटिटी, ओ क्यू क्वांटिटी एप्पल की परचेज़ कर रहा है, और ऑरेंज की मान लो ये ओ एन क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है। अब क्या हुआ, एप्पल सस्ते हो गए। पहले एक एप्पल का प्राइस 1 रुपया था, अब ये सस्ते होकर एक एप्पल का प्राइस हो गया 50 पैसे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो, लेकिन ऑरेंज का प्राइस सेम रहा, ऑरेंज सस्ते नहीं हुए, एप्पल सस्ते हुए हैं। तो ये जो प्राइस लाइन है हमारी शिफ्ट कर जाएगी, जैसे आपने पहले सीखा है। ऑरेंज के लिए ये पॉइंट यहीं रहेगा, क्योंकि ऑरेंज सस्ते नहीं हुए, एप्पल सस्ते हुए हैं। तो ये हमारी नई कीमत रेखा आ जाएगी, नई प्राइस लाइन आ जाएगी। ये नई हमारी कीमत रेखा आ गई, ठीक है। तो ये हमारी नई प्राइस लाइन है, इसका नाम हमने दे दिया ए और डी, इसका नाम हमने दे दिया ए और डी। ये नई कीमत रेखा आ गई, ठीक है। अब इस नई कीमत रेखा के ऊपर फिर एक इंडिफरेंस कर्व बनाना है नीचे की तरफ। यहाँ मान लो हमने ये इंडिफरेंस कर्व बना लिया, इसको टच करता हुआ हमने इंडिफरेंस कर्व बना लिया। ये हो गया आई सी, ये हो गया आई सी 1, इसके ऊपर हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया E1। अब यहाँ से लाइन हमने नीचे डाल दी, तो ये क्या हो गई, लाइन नीचे डाली तो ये मान लो इसका नाम दे दिया OS, ठीक है। एप्पल सस्ते हो गए हैं, तो क्योंकि एप्पल यहाँ पर सस्ते हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता की जो मॉनेटरी इनकम है, मौद्रिक आय है, क्योंकि बढ़ गई है। क्योंकि जितनी क्वांटिटी वो एप्पल की पहले परचेज़ कर रहा था, एप्पल 2 ले रहा था, ऑरेंज 4 ले रहा था, उतनी क्वांटिटी अगर वो परचेज़ करे तो अब उसके 3 रुपये खर्च होते हैं। उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास 1 रुपया बच गया, उस बचे हुए रुपए को हमें वापस लेना है और उसकी हमें रियल इनकम को कांस्टेंट रखना है, वास्तविक आय को स्थिर रखना है। यानी कि जितनी क्वांटिटी वो पहले परचेज़ कर रहा था उतनी ही क्वांटिटी परचेज़ कर पाए, उसकी हमें रियल इनकम को कांस्टेंट रखना है।
तो रियल इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए हमें 1 रुपया वापस लेना है। 1 रुपया हम किस तरह से वापस लेंगे, ये देखो, जो हमारा पहला, ये यहाँ याद रखना है, यहाँ ध्यान रखना है, जो पहला हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहीं से हमें एक लाइन निकालनी है। और वो लाइन जो हमें निकालेंगे, वो ये जो लाइन हमारी ए और डी है, ए डी प्राइस लाइन है, इसी के पैरेलल हमें लाइन निकालनी है। तो आप इसके पैरेलल लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना है, आप इस पॉइंट को लोगे और लाइन हमारी होनी चाहिए पैरेलल। जो ये लाइन है, इसी के पैरेलल हमें लाइन डालनी है, इसके पैरेलल हमें लाइन डालनी है। ये हमने लाइन डाल दी। तो ये लाइन हमारी उसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब है ये जो लाइन है ये बराबर आनी चाहिए, ये जो लाइन है ये हमारी पैरेलल होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ए डी के पैरेलल हमने लाइन डाल दी, मान लो इसका नाम दे दिया आर और इसका नाम हमने दे दिया टी। आर और टी हमने ए डी के पैरेलल डाल दी। पैरेलल डालने का मतलब है जो कंज्यूमर का 1 रुपया बचा था, पहले जितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है उसका जो 1 रुपया बचा था, वो हमने उसका 1 रुपया उससे वापस ले लिया। ये पैरेलल लाइन डालने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन पैरेलल लाइन जब डालनी है तो ये जो पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहीं से हमने लाइन निकालनी है। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर का जो कंज्यूमर को हमें पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ही रखना है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट से हमें इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट, पहले इक्विलिब्रियम के पॉइंट से ये पैरेलल लाइन डालनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो पैरेलल लाइन डाली है इस पे हमने एक नया इंडिफरेंस कर्व बना दिया। ये इंडिफरेंस कर्व ये, इससे थोड़ा नीचे करके हमने एक नया इंडिफरेंस कर्व बना दिया इस नई पैरेलल लाइन के ऊपर। ये IC1 पहला इंडिफरेंस कर्व, ये IC1 और इसका नाम हमने दे दिया IC2। ये इंडिफरेंस कर्व पहले इस पैरेलल लाइन को कहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है। ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E1 और ये हो गया हमारा E2। यहाँ से आप लाइन नीचे डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने उसका 1 रुपया वापस ले लिया, अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E2। अब वो कितनी क्वांटिटी एप्पल की परचेज़ करेगा, शुरू में OQ क्वांटिटी परचेज़ कर रहा था, ठीक है। अब ये तो नहीं, उसका S पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि उसका 1 रुपया हमने वापस ले लिया है, तो शुरू में OQ क्वांटिटी परचेज़ कर रहा था। अब क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए इसलिए उसने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दी, OQ की जगह हो गया मान लो ये हमने ले लिया मान लो OP या OQ1 कर दो इसको। अब वो कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है एप्पल की, OQ से OQ1, एप्पल की क्वांटिटी उसने बढ़ा दी क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए हैं। और ये यहाँ से लाइन ऑरेंज की तरफ आपने डाली, क्योंकि ऑरेंज तो सस्ते हुए नहीं, तो ऑरेंज की क्वांटिटी पहले ON ले रहा था, ON से कम होकर ON1 हो गई, यानी कि ऑरेंज कम कर दिए, एप्पल बढ़ा दिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें क्या बताता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या बताता है कि उपभोक्ता क्या करेगा, जो वस्तु सस्ती हुई है उसका क्वांटिटी को वो बढ़ा देगा और जिसकी कीमत कम नहीं है उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। यही सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसने ऑरेंज कम कर दिए और एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दी। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो स्लट्सकी ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस तरह से मेज़र किया है, यानी कि स्लट्सकी ने कंज्यूमर को क्या किया है, पहले ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पहुंचा दिए। ये ई पॉइंट वाला इंडिफरेंस कर्व जो है ये नीचा है, ठीक है। ये पहले वाली कीमत रेखा के ऊपर बेस्ड है, ये पहली वाली ये कीमत रेखा है, ठीक है। और ये जो अब पॉइंट आया है ये इंडिफरेंस कर्व इस वाले पॉइंट से, पहले वाले पॉइंट से ऊंचा है, ठीक है। तो स्लट्सकी ने कंज्यूमर को ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पहुंचा दिया है। पहले नीचे इंडिफरेंस कर्व पे था, अब ये ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। ये स्लट्सकी का मेजरमेंट है। लेकिन ये जो आपने 1 रुपया वापस लेना है उसके लिए जो पैरेलल लाइन डालनी है ये पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से निकालनी है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। हिग्स ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किस तरह से मेज़र किया, अब हमने ये सीखना है। दोनों ने अलग तरीके से मेज़र किए। ये हो गए हमारे एप्पल्स
और ये हो गए हमारे ऑरेंजेस। ठीक है, मान लो ये शुरू में हमारे पास, ये हम मान लेते हैं ये शुरू में हमारे पास एक कीमत रेखा है, ये ए बी हमारे पास प्राइस लाइन है। ठीक है, इस ए बी प्राइस लाइन के ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया। ये हल्का सा बनाना है, पहले डार्क नहीं बनाना क्योंकि इसमें चेंज आएगा। इसके ऊपर हमने इंडिफरेंस कर्व बना दिया आई सी। कंज्यूमर ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो अब ऑरेंज कितने खरीदे जा रहे हैं? ऑरेंज मान लो ओ एन खरीद रहा है, ओ क्यू क्वांटिटी एप्पल की खरीद रहा है। अब क्या हुआ, एप्पल सस्ते हो गए। पहले 1 रुपये कीमत थी, अब कीमत कम होकर 50 पैसे पर एप्पल हो गई। तो ये हमारी प्राइस लाइन जो है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी क्योंकि एप्पल हमारे सस्ते हो गए। प्राइस लाइन हमारी क्या होगी, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। इसका नाम हमने दे दिया मान लो ए सी। ठीक है, इसके ऊपर फिर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट लेकर एक इंडिफरेंस कर्व बनाया जो कि ए सी प्राइस लाइन को टच कर रहा है। और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया आई सी वन, ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया ई वन। ठीक है, ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया ई वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कीमत क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए, उपभोक्ता की जो मॉनेटरी इनकम है वो मॉनेटरी जो उपभोक्ता की रियल इनकम है वो बढ़ गई क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए, वास्तविक आय बढ़ गई। तो क्योंकि अब वो बचाए हुए रुपए से पहले जितनी क्वांटिटी, यानी कि पहले जितनी वो क्वांटिटी अगर वो परचेज़ करता है, 2 एप्पल परचेज़ करता है, 4 ऑरेंज परचेज़ करता है तो 3 रुपये खर्च होते हैं। पहले जितनी क्वांटिटी वो 3 रुपये से ही खरीद सकता है, 1 रुपया उसका बच गया। जो उसका रुपया बचा वो हमने उसका वापस लेना है। वापस लेने के लिए जो नई हमारी प्राइस लाइन आई है ए सी, इसके पैरेलल एक लाइन डालनी है। जैसे पहले हमने ये पैरेलल लाइन डाली थी आर ओ टी, अब हमने इसके पैरेलल एक लाइन डालनी है। लेकिन ये जो पैरेलल लाइन डालनी है, देखो यहाँ पर हिग्स और स्लट्सकी का हमें डिफरेंस पता चलेगा। हिग्स ने कैसे पैरेलल लाइन डाली है, स्लट्सकी ने तो पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से लाइन निकाली है, इस पॉइंट से स्लट्सकी ने लाइन निकाल के पैरेलल लाइन डाली थी। लेकिन हिग्स ने पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से लाइन नहीं निकाली है। हिग्स ने पहले वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं लेना, उससे अलग उसने लिया है, यानी कि आप उससे और आगे लेकर आप पैरेलल लाइन डालोगे। तो हम उससे और आगे लेकर पैरेलल लाइन डाल रहे हैं, तो मान लो हम ये पैरेलल लाइन यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो पैरेलल इसके डालनी है। अब आप देखो ये इसके पैरेलल चलनी चाहिए हमारे। ये देखो ये लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या किया है, हिग्स ने ये पैरेलल लाइन डाली लेकिन इस पॉइंट से नहीं निकाली है। ए सी के पैरेलल हमने एक लाइन डाल दी, लेकिन इसके बाद उसने ली है पैरेलल लाइन, इस पॉइंट से उसने लाइन नहीं निकाली है। ये जो पैरेलल लाइन डाली है इसका हम नाम दे देते हैं। इसका नाम मान लो हमने दे दिया, ये हो गया हमारा, हमने ए सी, और इसका नाम मान लो हम दे देते हैं एम, और इसका नाम दे देते हैं टी। ये पैरेलल लाइन उसने डाली है। ये पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है, ये हमारी जो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन हमारी एम टी पैरेलल है ए सी के पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब पैरेलल लाइन का मतलब है जो कंज्यूमर के पास अब 1 रुपया बचा था वो हमने उसका 1 रुपया वापस ले लिया है। कंज्यूमर का बचा हुआ हमने क्या किया है, कंज्यूमर का बचा हुआ हमने 1 रुपया हमने उसका वापस ले लिया है। ठीक है, अब इस पैरेलल लाइन के ऊपर हमने इंडिफरेंस कर्व डालना है। इस पैरेलल लाइन के ऊपर इंडिफरेंस कर्व इस तरह से डालें कि पहले वाला इंडिफरेंस कर्व और ये वाला जो नया इंडिफरेंस कर्व डालें, ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रखना है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने पहला डाला, इसका ये वाली लाइन मिटानी होगी। ठीक है, इसको करते हुए और इस लाइन को टच करते हुए हमें इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है, यानी कि दोनों का कॉमन होगा इंडिफरेंस का। ये वाला पहले वाला इंडिफरेंस कर्व लो, ये यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, फिर इसी को आगे आप
इसी इंडिफरेंस कर्व को आगे कंटिन्यू करते हुए आपने एक और कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड इंडिफरेंस कर्व बनाना है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया हमारा आई सी, वही सेम। ठीक है, इसको अब हमें मिटा देना है क्योंकि अब दोनों का कॉमन इंडिफरेंस कर्व बनेगा। इसी को थोड़ा सा मिटाकर हमने पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को हमने क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये वही है। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। इस तरह से बड़ा किया है कि ये जो हमारी जो नई कीमत रेखा आई है MT, इसको भी टच करें। अब ये नई कीमत रेखा को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, नई कीमत रेखा को यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, जब ये नई कीमत रेखा को यहाँ टच, नई कीमत रेखा को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब कंज्यूमर एप्पल की कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, एप्पल की क्वांटिटी वो बढ़ा देगा क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए, एप्पल की इतनी क्वांटिटी बढ़ा देगा। और ऑरेंज की क्वांटिटी, ऑरेंज सस्ते नहीं हुए, ऑरेंज की क्वांटिटी को वो कम कर देगा। ठीक है, ऑरेंज की इतनी क्वांटिटी कम कर दी, एप्पल की क्वांटिटी OQ से OQ1 कर दी, ऑरेंज की क्वांटिटी ON से ON1 कम कर दी। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जब एप्पल सस्ते हो गए तो वो क्या करेगा, ऑरेंज की जगह एप्पल को सब्सटीट्यूट करेगा, ऑरेंज की क्वांटिटी कम कर देगा, एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो हिग्स और सलट्सकी ने जो मेज़रमेंट किया उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर हिग्स ने कंज्यूमर को जब उसकी 1 रुपया वापस ले लिया है तो कंज्यूमर को उसने सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रखा है। क्वांटिटी जरूर बढ़ी है लेकिन सेम इंडिफरेंस कर्व पे रखा है, उसकी संतुष्टि की मात्रा को नहीं बढ़ाया है, सेटिस्फेक्शन लेवल को नहीं बढ़ाया है। सेम एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने पॉइंट हो, ये पहले हमारा पॉइंट E था, अब ये पॉइंट हमारा E से मान लो अब ये पॉइंट इसका चेंज होकर E2 हो गया, E1 E2 हो गया, लेकिन उसका चाहे वो E पॉइंट पे है चाहे वो E2 पॉइंट पे, उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है। हिग्स ने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को नहीं बढ़ाया है, जबकि जो सलट्सकी है, सलट्सकी ने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाया है क्योंकि वो पहले E पॉइंट के ऊपर था, अब वो E पॉइंट से ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, पहले से ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ गया, E2 पॉइंट पे आ गया, जो कि E2 पॉइंट पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से ऊंचा पॉइंट है। तो उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल इसमें बढ़ गया, इसमें सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ गया है क्योंकि वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे आ गया है। सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ गया है क्योंकि वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे आ गया है, लेकिन इसमें इसका सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही है क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। ठीक है, हाँ जी, तो हमने क्या समझा, ये देखो शुरू में पहले ये कीमत रेखा है और इसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये फिर इसी के क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए, हमने कीमत रेखा डाल दी, ये AC कीमत रेखा डाल दी, उसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना दिया। क्योंकि अब एप्पल सस्ते हो गए हैं तो जितने एप्पल वो पहले परचेज़ कर रहा था, ऑरेंज पहले परचेज़ कर रहा था, 2 एप्पल परचेज़ कर रहा था, 4 ऑरेंज परचेज़ कर रहा था, इनको परचेज़ करता है तो अब उसके पास 4 रुपये खर्च नहीं होते, अब 3 रुपये खर्च होते हैं। उसका 1 रुपया वापस लेना है, 1 रुपया वापस लेने के लिए इस AC लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन डाल दी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हमने डाली है MT, लेकिन इसमें आपने क्या देखा था, सलट्सकी में ये जो पैरेलल लाइन है E पॉइंट से निकाली है, लेकिन हिग्स ने पैरेलल लाइन पहले वाले E पॉइंट से नहीं निकाली है, उससे नीचे निकाली है। ठीक है, ये उससे नीचे यहाँ निकाली है, तो इसके पैरेलल हमने लाइन डाल दी, AC के पैरेलल लाइन डाल दी हमने, पैरेलल लाइन डाली है हमने M और T। ठीक है, लेकिन इंडिफरेंस का वो सेम रहेगा, जो पहला इंडिफरेंस का था ना, ये आपने इसको थोड़ा सा मिटा देना है, उसको मिटाकर यही इंडिफरेंस को आपने बड़ा कर देना है, IC कर देना है। ठीक है, ये IC यहाँ कर दिया हमने। अब पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट E था, अब नया इंडिफरेंस कर्व, ये जो आपका नई कीमत रेखा को, ये इंडिफरेंस कर्व देखो आगे कहाँ टच कर रहा है, नई कीमत रेखा MT को, नई कीमत रेखा MT को ये इंडिफरेंस कर्व आगे यहाँ टच कर रहा है, जहाँ टच कर रहा है यहाँ ही इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना देना है। ठीक है, तो पहले वाला पॉइंट और इस पॉइंट को टच करते हुए एक इंडिफरेंस कर्व आपने दोबारा से बनाना है। ठीक है, तो पहले वाला हमने वो इंडिफरेंस कर्व वाला हिस्सा थोड़ा मिटा दिया क्योंकि ये कॉमन रहेगा। ठीक है, पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट और नई कीमत रेखा को टच करता हुआ ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इन दोनों को टच करता हुआ आपने इंडिफरेंस कर्व बना दिया।
अब एप्पल की क्वांटिटी उसने बढ़ा दी क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए हैं। ऑरेंज की क्वांटिटी, इसकी तो कीमत कम हुई नहीं है, तो वो क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, ऑरेंज की क्वांटिटी को कम कर देगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हिग्स और स्लट्सकी ने दोनों ने अलग तरीके से मेज़र किया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्लट्सकी है उसने कंज्यूमर को सेम इंडिफरेंस का के ऊपर रखा है, लेकिन हिग्स ने जो है स्लट्सकी ने उसको ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रखा है, लेकिन हिग्स ने उसको सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रखा है। हिग्स ने सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं बढ़ाया, लेकिन स्लट्सकी ने सेटिस्फेक्शन का लेवल कंज्यूमर को ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे रख के बढ़ा दिया है। ये डिफरेंस दोनों में है, हिग्स और स्लट्सकी में। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है कीमत प्रभाव, यानी कि प्राइस इफेक्ट। कीमत प्रभाव क्या होता है? जब दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है और उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, मॉनेटरी इनकम उसकी सेम रहती है, तो इस कारण से उपभोग में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता की संतुष्टि पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं। क्या बताया? कीमत प्रभाव में एक वस्तु की कीमत प्रभाव में क्या है? मान लो दो वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है, दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रह रही है, उपभोक्ता की आय भी स्थिर रह रही है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया है तो उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन आएगा उसको हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। कैसे? इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। एक्स एक्सिस पर एप्पल लिया, वाई एक्सिस पर ऑरेंज लिया। ये हम पहली प्राइस लाइन डाल रहे हैं, कीमत रेखा डाल रहे हैं। मान लो ये कीमत रेखा हमारी है ए बी, इसके ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया। ये मान लो हमने इंडिफरेंस कर्व आई सी बना दिया। इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को यहाँ टच कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन हमने नीचे डाल दी, ठीक है। मान लो एप्पल सस्ते हो गए, ऑरेंज की कीमत वैसे एप्पल सस्ते हो गए, तो ये नई प्राइस लाइन आ जाएगी। इस एप्पल ऑरेंज की कीमत चेंज नहीं हुई तो ये पॉइंट यही रहेगा, एप्पल सस्ते हो गए, ये प्राइस लाइन हमारी ए बी की जगह क्या हो गई? ए सी हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर आपने एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लिया। हमने इसके ऊपर एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लिया, ये IC1 आ गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया, E1 इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? इसको हम थोड़ा ऊंचा डाल दें, इसको यहाँ नीचे नहीं डालें। ये पॉइंट नीचे ना डालकर थोड़ा ऊंचा डालेंगे तो ठीक बनेगा। अब हमने एक इंडिफरेंस कर्व और बनाया, इसको टच करता हुआ हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ठीक है। यहाँ बना दो, नीचे मत बनाओ, यहाँ बनाओ। अब नया इंडिफरेंस कर्व हमारा आ गया IC1, ठीक है। इसके ऊपर हमने इक्विलिब्रियम का पॉइंट ले लिया E1। अब वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है? एप्पल की क्वांटिटी इतनी परचेज कर रहा है, पहले ये इसकी क्वांटिटी इतनी थी, थोड़ा सा ऊंचा बनाए, यहाँ टच करता हुआ। ये पहला इंडिफरेंस कर्व है, ये कीमत रेखा है, ये नई कीमत रेखा आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करें, थोड़ा सा ये वैसे हमें दोबारा से एक बार मैं बनाऊं कि थोड़ा सा हमें नीचे बनाना चाहिए था, ज़्यादा ऊंचा बन गया। हाँ जी, ये दोबारा से एक बार देखो, ये हमारी कीमत रेखा है, ठीक है। ये पहला इंडिफरेंस कर्व हमें थोड़ा सा ऊंचा नीचा बनाना चाहिए था ताकि नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व हमारा सही आ जाए। थोड़ा सा इसको नीचे बनाओ, ऊंचा बना दिया था हमने,
नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व बनाना है, वो ज़्यादा ऊंचा हो रहा था। ठीक है, मान लो हम यहाँ पर बना रहे हैं, पहले वाला मैंने ज़्यादा ऊंचा बना दिया था, तो ये हमारा हो गया, ये नीचा बनाओ थोड़ा, ये हो गया IC, इसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, ये इतनी एप्पल की क्वांटिटी, ऑरेंज की क्वांटिटी है, इतनी वो एप्पल की क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अब मान लो एप्पल सस्ते हो गए, तो ये नई हमारी कीमत रेखा आ गई, ये नई हमारी कीमत रेखा आ गई, एप्पल सस्ते हो गए हैं। ठीक है, नई कीमत रेखा आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब एक इंडिफरेंस कर्व हमने क्या करना है, एक इंडिफरेंस कर्व हमने और बनाना है। ठीक है, क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए हैं, एप्पल पहले से सस्ते हो गए हैं, तो एप्पल की क्वांटिटी वो पहले से क्या करेगा, एप्पल की क्वांटिटी वो पहले से ज़्यादा परचेज करेगा। ठीक है, तो ये हमने एक इंडिफरेंस कर्व और बना दी, IC1 बना दिया, ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E1। अब वो क्या करेगा, एप्पल की क्वांटिटी पहले से ज़्यादा परचेज करेगा, पैसे उसके पास बच गए हैं, वो ऑरेंज भी पहले से ज़्यादा परचेज कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात की नहीं। अब ये मान लेते हैं कि एप्पल महंगे हो गए, तो ये कीमत रेखा आपकी क्या होगी, ये कीमत रेखा क्या होगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई, पहले AB थी, फिर AC है, मान लो ये AD आ गई। अब उपभोक्ता कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, मान लो इसके ऊपर हमने इंडिफरेंस कर्व ये बना दिया, एप्पल महंगे हो गए, तो इसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिया IC1, ये हमारा हो गया IC2। तो यहाँ से ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E1 E2, यहाँ से लाइन हमने यहाँ डाल दी और ये लाइन हमने यहाँ डाल दी, यानी कि क्योंकि एप्पल महंगे हो गए, एप्पल की क्वांटिटी वो पहले से कम परचेज करेगा। मान लो इसका नाम दे दिया ON, इसका नाम दे दिया OS। ठीक है, और पहले से कम क्वांटिटी परचेज करेगा। शुरू में मान लो ये परचेज कर रहा था OM, फिर ये सस्ते हो गए। ठीक है, इसका मान लो इसका नाम दे दिया OR, अब OS क्वांटिटी परचेज करेगा। तो ये जो आपका ये है कि ये E2 EE, ये जो लाइन पॉइंट आए, इन सब को अगर हम मिला देते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्यों बोलेंगे, PPC का मतलब है प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी कि कीमत में परिवर्तन आने की वजह से उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। दोबारा से देखो, शुरू में AB कीमत है, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, थोड़ा नीचा लेना है, ऊंचा नहीं बनाना, क्योंकि आगे और इंडिफरेंस कर्व भी हमारे बनेंगे और PPC भी हमें बनाना है। ठीक है, एप्पल सस्ते हो गए, तो कीमत रेखा हमारी चेंज होकर AB से AC हो गई। फिर इसके ऊपर हमने इक्विलिब्रियम का एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया। पहले एप्पल कितने परचेज कर रहा था, मान लो पहले एप्पल परचेज कर रहा था ओ मान लो ये परचेज कर रहा है ओ मान लो ये B भी हमने ले लिया, OQ परचेज कर रहा था, मान लो पहले OQ परचेज कर रहा था, OQ एप्पल परचेज कर रहा था, OM ऑरेंज परचेज कर रहा था। अब एप्पल के सस्ते हो गए, अब एप्पल की क्वांटिटी उसने बढ़ा दी, OQ से बढ़ाकर OQ1 कर दी, और ऑरेंज उसने कर दिए OM से बढ़ाकर OR कर दिए। एप्पल भी बढ़ा दिए, क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए, उसके पास पैसे बच गए, उसने एप्पल की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, ऑरेंज की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। अब मान लो एप्पल महंगे हो गए, तो कीमत रेखा हमारी पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, AD हमारी कीमत रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एप्पल महंगे हो गए, एप्पल की ये नया इक्विलिब्रियम का, इसके ऊपर हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E2। अब हमारे पास वो कितने एप्पल परचेज करेगा, पहले OQ था, फिर OQ1 आ गया, अब OQ1 से ON, क्योंकि एप्पल महंगे हो गए, ON क्वांटिटी परचेज कर रहा है, और पैसे उसके पास क्योंकि कम हो गए, तो उसने ऑरेंज की क्वांटिटी भी पहले से कम कर दी, अब OS क्वांटिटी ऑरेंज की परचेज कर रहा है। तो ये जो तीनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, इनको मिला दो, तीनों मिलाओगे तो ये जो कर्व बनेगा, इसको हम प्राइस कंजम्पशन कर्व बोलेंगे। तो हमने इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इतना आज आपने प्रैक्टिस करनी है, ये सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है।